डॉक्टर मील, मैं योजनाओं के बंद होने की बात करूंगा, उसके पहले मैं आपसे और जयंत सर से एक सवाल, एक जो मंत्रिमंडल को लेकर के बात कही जा रही थी, पहले मैं राजस्थान के सिनेरियो में जरा आपसे बात करूंगा, फिर जयंत सर से बात करूंगा मध्य प्रदेश के सिनेरियो में, और उसके बाद हम योजनाओं पर लौटेंगे। डॉक्टर मील, अशोक गहलोत ने साफ साफ ये कहा है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक, वो जो सरकार है वो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे। पहले सीएम के अनाउंसमेंट में देरी, और अब ये मंत्रिमंडल में गठन में देरी, क्या वजह देख रहे हैं आप? राम प्रकाश जी, राजस्थान में इस बार भारतीय जनता पार्टी के बहुमत मिलने के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिला वो काफी विचित्र है। मुख्यमंत्री को की घोषणा और उसके चुनने की प्रक्रिया जिस तरीके से हुई वो भी किसी राजनीतिक दल में ऐसा होता नहीं है। विधायक चुनते हैं, विधायक अपना विधायक दल का नेता होता है मुख्यमंत्री, वो किसी पर्ची से नहीं चुना जाता। और उसमें भी जितनी उठापटक जो देखने को मिली, उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के निर्णय कहीं और से लिए जा रहे हैं। राजनीतिक पार्टी के तौर पर उसकी राज्य की इकाई है और केंद्र की पार्टी की इकाई है, वो बहुत सक्षम नहीं है निर्णय लेने में। कुछ लोग हैं जो निर्णय उन पे थोप रहे हैं, और थोपने वाले इस समय लोकसभा चुनाव के दबाव की वजह से बहुत सारी गणित देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के चुनाव की जो प्रक्रिया रही वो भी इसी तरीके की रही, और मंत्रिमंडल भी चूंकि जब विधायकों से बातचीत करके विधायकों के बीच रहकर जब मुख्यमंत्री नहीं चुने गए, तो मंत्रिमंडल भी कहीं ऊपर से ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह के यहाँ से उसकी एक लिस्ट आने वाली है। लेकिन हो क्या रहा कि राजस्थान बहुत बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण बनता जा रहा है। और ये हम सब देख रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद में कोई भी राजनीतिक दल एक उत्साह से काम करता है, एक बहुत विजन से काम करता है। यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी में वो लहर, वो उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। खाली एक मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं जो भागते हुए दिखते हैं, उनके अलावा ना तो दोनों उप मुख्यमंत्री दिखते हैं और ना कोई फिर भारतीय जनता पार्टी का अन्य नेता नहीं दिखाई देता है। विधायक हैं वो इस मुश्किल में है कि अगर वो कुछ भी एक्टिविटी कर ली तो पता नहीं उन समझ पा रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटी उनके लिए नकारात्मक हो जाए और जो मंत्रिमंडल के लिस्ट में संभावित नाम होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं वो कट जाए। तो इस समय तो भाजपा के सारे विधायक मंत्री बनने की उम्मीद में है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की जो राजस्थान में घोषणा हुई, उससे साफ दिखता है कि बीजेपी राजस्थान में बिल्कुल नए चेहरों को लाने की सोच रही है, और नए चेहरों को लाने से पहले उन्हें पुराने चेहरों को एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है। और पुराने चेहरे एडजस्ट अगर बहुत आसानी से हो जाते कि 3 महीने आपके लोकसभा चुनाव सामने ना होता तो ये जो मंत्रिमंडल का डिले है वो राजस्थान के इतिहास में इतना लंबा कभी नहीं हुआ। ये हुआ इससे बीजेपी की निर्णय लेने की कमजोर क्षमताएं दिख रही हैं। दूसरी है कि शासन के प्रति उनकी गैर जिम्मेदारी का रवैया दिख रहा है। देखिए, आपको जनता ने मैंडेट दिया है तो आपको पारदर्शी शासन लाना है, आपको काम करना है। आप अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बना रहे हैं, मतलब आप जनता के पैसे को, जनता के मैंडेट को आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप उस समय की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में आने के बाद से इसी का नतीजा है कि एक तरफ बीजेपी कह रही थी कि हम दलितों पे अत्याचार को एकदम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अभी 3 रोज पहले नागौर में एक दलित सरपंच को घंटों एक पैर पे खड़ा रखकर उत्पीड़ित किया गया। कल एक मामला चूरू में मारपीट का और एक किसी हत्या का मामला
सामने आया है। तो ये घटनाएं राजस्थान के भिन्न भिन्न हिस्सों में इसलिए हो पा रही हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मंत्रिमंडल के अभाव में उसको कोई दिशा निर्देशित नहीं किया जा रहा है, वो राजनीतिक रूप से निर्देशित नहीं हो रही है और वो पूरी तरीके से प्रशासन चला रहा है और प्रशासन भी एक भय में है। प्रशासन को भी लग रहा है कि हमारे तबादले हो जाएंगे, तो एक अनिश्चितता की स्थिति हो गई है। और ये किसको मंत्रिमंडल में लेना है, किसको नहीं लेना है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन आपको समय पे लेना चाहिए, समय पे नहीं ले रहे, ये तो राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। और इस राजनीतिक परिपक्वता न होने के वजह मुझे एक चीज ये भी दिख रही है कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से पूर्वी राजस्थान के मीणाओं में बहुत बड़ा आक्रोश है और बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग में शायद लगी हुई है कि वो मंत्रिमंडल में इस तरह के जो आक्रोश हैं समाज की विभिन्न तबकों में, उनको कैसे शांत किया जाए, कैसे अपने पक्ष में मोड़ा जाए। डॉक्टर मील, भले ही ये बात कही जा रही हो कि जैसे गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ये कहा कि भाई बेरोजगारी का तोहफा दे दिया गया है सबसे पहले सरकार के द्वारा राजस्थान में, उन्होंने भी ये बात कही है, गहलोत ने भी ये बात कही कि भाई अगर आपको नाम से समस्या थी तो आप नाम बदल देते। और जैसा फिरोज कह रहे हैं कि भाई योजना थी ही, योजना को सरकार ने कंटिन्यू रखा, तमाम दूसरे उसका, और इस योजना का जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, राजीव गांधी युवा मित्र जो इंटर्नशिप चल रही थी, वो उसके बारे में भी है कि भाई उस योजना की शुरुआत वसुंधरा सरकार में हुई थी। तो वसुंधरा सरकार की जो योजना थी उसको क्या केवल नाम के चलते ही बंद किया गया? राजीव गांधी का नाम अगर उसमें नहीं लगा होता? दूसरा सर, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जिसकी चर्चा अक्सर रहती है, बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि जितनी भी योजनाएं कांग्रेस की होती हैं वो सब नेहरू गांधी परिवार पर ही होती हैं। तो एक तो, हालांकि मैं यही सवाल अभी फिरोज से भी पूछूंगा, तो ये ऐसा क्यों होता है कि ये लोग सारी योजनाओं का नाम जो है उस पर ला करके रख देते हैं नेहरू गांधी परिवार पर? आखिर किसी भी योजना की जो योजना का जो नाम है वो विषय से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, या केंद्र की योजनाओं में प्रधानमंत्री के नाम पर हो सकती है, राज्य की योजनाएं मुख्यमंत्री के नाम पर हो सकती हैं। तो ये क्या जरूरी है कि नामकरण किया जाए? क्योंकि हर बार एक सरकार आती है, वो अपने किसी आदर्श के नाम पर योजना चलाती है, अगली सरकार जब आती है तो उस नाम के चलते उस योजना को शहीद हो जाना पड़ता है। तो इससे नुकसान सीधे सीधे जनता का होता है। राम प्रकाश जी, आपके सवाल पे आने से पहले जयंत सर की बातचीत में कुछ जोड़ना चाहूंगा। जैसे जिन केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ा के विधानसभा में मंत्री बनाया गया है और वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि सीधे जनता के संपर्क में आ गए हैं, तो उनको तो फिर सरपंच का चुनाव भी लड़ लेना चाहिए। सरपंच ज्यादा संपर्क में रहता है, डायरेक्ट गांव में रहता है, जो प्रधान गांव का पंच होता है। लेकिन इस बात का राजनीतिक मतलब देखिए आप कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी बन गई है कि वो डिमोशन करके भी आपको खुशी जाहिर करवा देती है। आपको किसी पद से नीचे ले आए तो आपको क्या लगता है कि उन नेताओं के मन में आक्रोश नहीं है? जाहिर सी बात है, ये मानव स्वभाव है, मनुष्य का मनोविज्ञान है। संदीप भाई जी संदीप भाई, ये लोग तो यानी 12वीं के बाद इंटर कराते हैं और संतुष्ट होते हैं, तो ये तो डिमोशन भी खुश होंगे। तो ये जो है, ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। खतरनाक ये है कि लोग अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी का शासन रहते हुए अपने भाव इतने ताकतवर लोग भी ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो भी छुपा रहे हैं, वो अपने मन के भावों को छुपा रहे हैं, दुखी होते हुए भी खुश दिख रहे हैं। तो इसका मतलब सोचिए कि देश में बीजेपी पे भी कितना दबाव है, बीजेपी भी कितनी डरी हुई है। जब भय का वातावरण होता है तो आपकी अपनी पार्टी तो भयभीत नहीं होनी चाहिए थी, उस पार्टी में लोग भयभीत है, इसका एक उदाहरण है। खैर, मैं अभी आपके सवाल पे आ जाता हूँ। तो जो बात है कि योजनाओं के नामकरण की, देखिए ये एक भारतीय राजनीति में विचित्र
स्थिति पैदा हो गई है कि योजनाओं में व्यक्तियों का दर्शन नहीं होता है, उनके सिद्धांत नहीं होते हैं, उनके नाम होते हैं और फिर मूर्तियों की राजनीति। तो ये प्रतीक की जो राजनीति भारत में चली है, इसका एक कारण है। इसका एक कारण तो है कि नाम से कुछ लोगों को, ये जो राज्यों के और केंद्र के नेतृत्व हैं, ये अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। चाहे वो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे योजना हो और चाहे वो राजीव गांधी के नाम पे हो, ये बहुत साफ है। दूसरी बात ये है कि इसी तरीके से वो इन प्रतीकों की मूर्तियां, स्टेचू, ये सब पूरे का पूरा खेल चलता है। आप ये बताइए कि अगर नामकरण करना है तो पहली बात तो योजना का नामकरण किसी राजनेता के नाम पे क्यों हो? जिस वर्ग के लिए, जिस समूह, सामाजिक समूह के लिए योजना बन रही है, मसलन आदिवासियों के लिए, मसलन गरीबों के लिए, तो क्या उसमें कोई भी ऐसा आदर्श नहीं है, समाज के लिए बेहतर काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहा है जिसके नाम पे नामकरण किया जा सकता है? लेकिन अगर आप ये बात बीजेपी के नजरिए से देखें कि गांधी परिवार का नामकरण, तो बहुत खराब बात है। खराब बात यह है कि यहाँ पे राजस्थान में या अन्य राज्यों में, भारत में हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे बहुत सारी योजनाएं चलती रही हैं और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ये सिर्फ राजनेता नहीं थे, ये हमारे समाज के आदर्श थे, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उनको आप गांधी परिवार और ये सब संकीर्णताओं में लाना, ये सब तो बहुत अच्छी बात नहीं है किसी समाज के लिए। मेरा तो फिर यही सुझाव रहता है राजनीतिक दलों को कि ये इससे होता क्या है कि योजना का मूल्यांकन होना, योजना की गुणवत्ता पे बात करना, जनता इन सब नैरेटिव से अलग होके नामों में उलझ जाती है। मुझे बताइए कि क्या फर्क पड़ता है कि कोई योजना किसी नाम से हो, महात्मा गांधी के नाम से योजना होगी वो महत्वपूर्ण है, या जिस योजना में महात्मा गांधी का दर्शन हो, जो गरीब और अंतिम जन तक पहुंचे, उसमें भ्रष्टाचार ना हो और लोगों का कल्याण हो, वो ज्यादा बेहतर है? मुझे लगता है कि नाम से ज्यादा बेहतर वो है जिसमें गांधी का दर्शन हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति का दर्शन हो। तो हम लोग प्रतीक, चेहरे और नामकरण की राजनीति में हमारा समाज चला गया है, इसको तोड़ना चाहिए। किसी एक राजनीतिक दल के लिए, किसी भी दल के लिए ये फायदेमंद नहीं है। धीरे धीरे होता क्या है कि कुछ समय बाद में एक राजनीतिक दल में अलग अलग समूह आ जाते हैं, तो एक राजनीतिक दल के कुछ लोग उनके लिए आदर्श हो सकते हैं, तो उसके नाम पे योजनाएं निकाल देंगे और ये सब बदला बदली 5 साल में नामों का ऐसा सिलसिला चलता है, नामों का और मूर्तियों का। ये बहुत अलग तरह की चीज है। दूसरी बात ये है कि राजस्थान में राजीव गांधी युवा प्रेरक जो जिस योजना को बंद किया है, उस योजना में अगर सरकार ये तर्क देती है कि हमने नहीं किया, प्रशासनिक वजह से उसका टर्म पूरा हो गया था, तो वो योजना ऐसी होती है कि कोई भी योजना, ये कोई नियुक्तियां तो नहीं थी, अस्थायी नियुक्ति थी, तो उसको हर समय दिसंबर के बाद हर साल में उसको बढ़ाना होता है। और बहुत सारे ऐसी स्कीम्स, ऐसे मिशन देश भर के स्तर पे चलते आ रहे हैं और वर्षों से चलते आ रहे हैं। ये काम प्रशासनिक अधिकारियों ने अगर किया है, तो आप इस बात को याद रखिए कि शासन जो है, प्रशासन है, वो राजनीतिक नेतृत्व की सहमति के बिना इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। कोई प्रशासक नहीं उठाता है। प्रशासक को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो देखता है, वो सहमति चाहे आपके हाव भाव से समझ ले, हो सकता है आपकी कार्यनीति से समझ ले, हो सकता है कि मौखिक रूप से आपसे सहमति ली हुई हो, लेकिन ये बात नहीं कह सकते कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। उसका हाथ है, उनकी सहमति है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो कह के आई है कि हम 2.5 लाख रोजगार देंगे राजस्थान में, और पहला काम करती है रोजगार छीनने का। आप इससे
इससे उन 2.5 लाख रोजगार का जो आप मैनिफेस्टो लेके आए हैं, उसके प्रति आप अपना नजरिया इस प्रदेश की जनता को विकसित कर लेना चाहिए कि क्या होने वाला है। ये योजना जो थी, इस योजना पे जरा बात करें तो ये योजना बेसिकली ये योजना थी, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए थी हमारे समाज में, क्योंकि प्रशासन है, सरकार की नीतियां हैं और पारदर्शी शासन होता है तो जनता तक नीतियां पहुंचती हैं, योजनाएं पहुंचती हैं। लेकिन हमारी ये त्रासदी है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद, तमाम तरह की इन सब बुराइयों की वजह से और अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में लोग योजनाओं तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो युवाओं का एक ऐसा समूह जो संवेदनशील हो, जो कुछ अपने आर्थिक संसाधनों की पूर्ति के साथ समाज, राज और सरकार के बीच में एक ईमानदार भूमिका निभाए लोगों को जागरूक करने के लिए, वो लोग थे। और ये 5,000 लोगों का मतलब हुआ 5,000 परिवार, और 5,000 परिवार के मतलब हुआ 30,000 लोगों के आप पेट पे लात मारना। और इस आर्थिक मंदी के दौर में, इस बेरोजगारी के दौर में, जब लोगों को, मैं जानता हूं कई लोगों को, कई युवाओं को जानता हूं जो इसमें थे, एक तो उनको 3 महीने से पैसा नहीं मिला था। अब इस योजना के साथ सवाल ये उठता है कि जो 3 महीने का काम किया वो पैसा भी नहीं मिलेगा। तो एक क्या है कि जो नया नैरेटिव बनता है, वो नैरेटिव ये बनता है कि राज शासन के प्रति जनता का विश्वास कम होना। हमारे समाज में ये था कि ये मानते थे अब तक कि राज का पैसा है, वो आएगा, देर आए दुरुस्त आए, राज का काम है वो होगा, तभी लोग सरकारी नौकरियों में आते थे, तभी लोग राज्य सरकार, केंद्र सरकार के लिए बहुत सारे वॉलंटियर भी काम करते थे, कम पैसे में भी काम करते थे। अगर शासन विश्वास खोता है तो किसी एक पार्टी का नुकसान नहीं होता, वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था का नुकसान है, वो हमारी शासन प्रणाली का नुकसान है। वो फिर एक समय ऐसा भी आ सकता है कि जनता राजनीतिक दलों के शासन की किसी बात पे, किसी वादे पे, किसी पे विश्वास करना बंद कर दे, और वो बहुत अराजकता की तरफ ले जाता है समाज को। इसलिए मेरा मानना है कि इस तरह के कदम भारतीय जनता पार्टी को, वो उसकी अपनी बहुत कमतर समझ की राजनीति थी, नाम वाम बदलने वाली, वो कर लेते तो कोई उतना बुरा नहीं था जितना ये हुआ है।